और अब रुक करते हैं बिग बाइट लाइव का, जिसमें आज हमारा मुद्दा है कि कांग्रेस का महामंथन, क्या वाकई में महामंथन के जरिए वो अमृत निकल पाएगा जिसके जरिए फिर से सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस होगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस इस बार उस एक्सरसाइज पर काम कर रही है जहां किसी को नाराज नहीं करना, जहां पहले सभी को सुना जाना है, उसके बाद फैसले होने हैं, जहां स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हर मुद्दे पर मंथन होना है, कांग्रेस नेताओं से उनके तर्क समझे जाने हैं, विधानसभा चुनाव में जो नेता बड़े अंतर से हार चुके हैं उनको टिकट दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, इस पर भी मंथन होगा। मंथन इस बात पर भी होगा कि जो बड़े नेता हैं लेकिन वो लोकसभा का चुनाव हार गए, क्या उनको विधानसभा में टिकट देना है या नहीं देना। मंथन इस बात को लेकर भी हो सकता है कि वर्तमान में जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, क्या वो अपनी ही सीट से चुनाव लड़े या उनको किसी और सीट से चुनाव लड़वाया जाए। मंथन इस बात को लेकर भी होना है कि आरसीपी को लेकर क्या वाकई में कांग्रेस उतनी ही मजबूती से एक बार फिर से चुनाव लड़ पाएगी जितने 2018 में लड़ी थी, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ज्यादा मजबूत नहीं रही, लेकिन बीते चुनाव में बीजेपी नजर नहीं आई थी। अब उसके पीछे के कई समीकरण हैं, क्या उन्हीं समीकरणों को एक बार फिर से कांग्रेस दोहरा पाएगी, क्या महामंथन में जीत का फॉर्मूला निकाल पाएगी। आज बात इसी मुद्दे पर की, थोड़ा सा मंथन हुआ है लेकिन थोड़ा सा चिंतन बाकी है। जो लोग पिछली बार जीते वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे, उनके अलावा और लोग भी जीतेंगे। बीजेपी के यहाँ के विपक्ष के लीडर हो, उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है बोलने के लिए। में लोग कंपेयर करने लगे कि बीजेपी के नेता तो झूठ के जनरेटर है। सरकार हम दोबारा बनाने जा रहे हैं। तो क्या वाकई में कांग्रेस जिस तरीके से मंथन कर रही है, जिस तरीके से चिंतन कर रही है, क्या उसके बाद वो अमृत निकल पाएगा जो जीत के रास्ते को और ज्यादा आश्वस्त कर दे। कांग्रेस यकीनन यही कर रही है। कांग्रेस चाह रही है कि राज को रखा जाए और रिवाज को बदल दिया जाए, लेकिन क्या राजस्थान में रिवाज को बदलना आसान है और इन चिंतन मंथन के जरिए क्या उसको और आसान किया जा सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल साहब। आरसी चौधरी जी, आपको कांग्रेस इस चुनाव में कुछ बदली नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने तय कर लिया है कि भाई जो भी मांग होगी उसको पूरा कर दिया जाएगा। जनता के बीच में जाए तो बस ये ना उठ जाए कि साहब ये और दे देते तो अच्छा होता। तो क्या कांग्रेस के अंदर भी यही चल रहा है कि हर उन पैरामीटर्स को खंगाल लिया जाए कि बाद में यह ना कहना पड़े कि काश इस पैरामीटर को भी खंगाल लिया जाता तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। विजयेंद्र जी, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब हैं, वो सूबे की 8 करोड़ जनता और 200 विधायक सभी का एक प्रतिनिधित्व है और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निश्चित रूप से उन्होंने सदन के अंदर जब बजट रखा, हर बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया और 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस बात का जिक्र करती रही कि इन योजनाओं को कैसे धरातल पे उतार पाएंगे। हर वर्ष लेखा जोखा रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले दिल से तमाम विधायकों के साथ में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बातें की। दूसरी तरफ जो पार्टी की बात करते हैं तो संगठन के अंदर जो हमारे संगठन के मुखिया और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, प्रभारी रंधावा जी, तमाम जो दूसरे जो लोग हैं, वो लगातार जो हमने कहा था कि हमने सितंबर के लास्ट सप्ताह तक जो पहली सूची है वो जारी कर देंगे। हमारी चाहे कमेटियों का गठन हो, चाहे लोगों का संवाद हो, कार्यकर्ताओं की आवाज हो, जनता की आवाज हो, उन सबको समाहित करने का जो काम है वो निश्चित रूप से आप जो तमाम जो बैठके हैं उस दौर के अंदर देख रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, उस ब्लॉक के अध्यक्ष के माध्यम से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ब्लॉक के अंदर, उनकी आवाज हो, जनता की आवाज हो, सर्वे हो, तमाम हमने 21 से लेके 23 तक का जो कार्यक्रम ब्लॉक का रखा, 25 से लेके 27 तक का जिला मुख्यालय का रखा और उसके बाद में 28 से लेके 31 तक और आगे 1 तारीख तक का जो है वो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन गौरव गोगोई जी और जो उनके सदस्य हैं उनके साथ में, लोगों के साथ में लगातार वो संवाद का सिलसिला कर रहे हैं। इसलिए मतलब फॉर्मूले का अमृत तो यही निकाले ना कि भाई जो जीत सकता है वो मैदान में होगा, बाकी सारे पैरामीटर्स इसके नीचे। सही कहा आपने।
हम सब, हमारे जो नेता है सदैव इस बात को कहते आए कि लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है। खलक की आवाज खुदा की आवाज है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, और जब जनता के आवाज का आशीर्वाद किसी नेता को मिलता है तो निश्चित रूप से विजय सुनिश्चित होती है। ठीक है, एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं। एसपी मित्तल साहब, कई चुनावों को राजस्थान में मैं कवर कर चुका हूं। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं, हो सकता है अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, मैं पहली बार देख रहा हूं कि कांग्रेस आत्मविश्वास के साथ भी आगे बढ़ रही है, उसको भरोसा भी है कि हम जीत रहे हैं, उसके बावजूद वो हर उस एरर को खत्म करना चाहती है जो शायद उसके परिणाम जो वो सोच रही है उसके विपरीत जाए। आपको लग रहा है कि इस बार राजस्थान में एक नई कांग्रेस है जो बीजेपी को बीजेपी के स्टाइल से चुनाव में मात देने की तैयारी कर रही है? नहीं विजेंद्र, देखिए कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और स्वाभाविक रूप से हर बार उसकी रणनीति में बदलाव आता है। जिस तरीके से संचार माध्यमों का बहुत तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से जो अब तक भारतीय जनता पार्टी जिन हथियारों का इस्तेमाल करती रही, मुझे लगता है कांग्रेस भी क्या नाम से उन सभी हथियारों का, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे जो आपस में बातचीत का संवाद हो। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने बहुत दिनों पहले एक बात ये कही थी, आपको ध्यान हो, मैं हर बार उसका जिक्र भी करता हूं कि जो दिल्ली में कांग्रेस की बैठकें होती रही वो बड़ी थकाऊ बैठकें होती हैं और ऐन मौके पर क्या नाम से उम्मीदवारों की घोषणाएं होती हैं जिससे चुनाव प्रचार का मौका नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की इस बात को कांग्रेस हाईकमान ने बहुत गंभीरता से लिया और हम देख रहे हैं कि लगातार जो बैठकें पहले दिल्ली में हुआ करती थी वो बैठकें अब जयपुर में हो रही है, चाहे वो क्या नाम से गौरव गोगोई ले या और दूसरे केंद्रीय मंत्री ले, वो सभी बैठकें अब जयपुर में होने लगी हैं। तो ये मुझे लगता है कि राजनीति की अच्छी शुरुआत, और कांग्रेस के लिए तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है कि जो काम पहले दिल्ली में हुआ करते थे वो अब क्या नाम से जयपुर में। जहां तक आज की बैठक का सवाल है, स्वाभाविक रूप से विजेंद्र ये इस बात की कोशिश की गई कि जो जिताऊ उम्मीदवार है उसको हम क्या नाम से टिकट दें, और इसीलिए अभी आपकी रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि जो पहले जो सांसद का चुनाव हारे, क्या उनको इस बार टिकट विधानसभा का दिया जा सकता है, क्या वो जीत सकते हैं। और इस बात का अध्ययन किया गया कि यदि किसी जिले के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसमें से 2 या 1 में उनकी जीत हुई है तो उससे क्या नाम से उस प्रत्याशी को उतारा जावे जो जिसने लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन वो आगे था। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा गया कि कुछ विधायक अपनी सीट बदलना चाहते हैं, कुछ मंत्री अपनी सीट बदलना चाहते हैं, ये कहा गया कि उनको इस सीट बदलने की छूट दी जाए। लेकिन इसके साथ ही हमने देखा कि शकुंतला, लेकिन मित्तल साहब यही मेरा सवाल भी था कि भाई विधायक सीट बदलते हैं, मानो कोई हारे हुए प्रत्याशी वो सीट बदल रहे हैं, समझ में आता है, ये भी समझ में आ सकता है काफी हद तक कि भाई जो विधायक एक बार जीत गए हैं हो सकता है जातिगत समीकरण, बाकी समीकरण उनको किसी और सीट के लिए मुफीद हो, वो भी समझ में आता है। लेकिन अगर कोई मंत्री अपनी सीट बदल जाए तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? नहीं विजेंद्र, मेरा ये मानना है कि जब आप जिताऊ उम्मीदवार की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और जो स्क्रीनिंग कमेटी है और जो दूसरी कांग्रेस की जो कमेटियां हैं वो इस बात पे जरूर विचार करेंगी कि यदि मंत्री का विधानसभा क्षेत्र बदलने से वो यदि वहां जाकर चुनाव जीतता है तो मुझे लगता है कि जब जिताऊ उद्देश्य आपका ये है कि जिताऊ उम्मीदवार को देना है तो शायद ये सब चीजें आपको फार्मूले पूरे करना पड़ेंगे। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। आशीष जी, इस बार तो कांग्रेस का फॉर्मूला आपको समझने में भी काफी टाइम लग जाएगा क्योंकि वो फॉर्मूले को उस हिसाब से बदल रहे हैं कि जैसे जैसे जीत के समीकरण बदलेंगे फॉर्मूले बदल जाएंगे, कोई एक निर्धारित फॉर्मूला नहीं है। तो बीजेपी उस फॉर्मूले को बीट कैसे करे? विजेंद्र जी, मैं 2 बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। एक तो भी आपने लिखा कि कांग्रेस का महामंथन, जिस तरह से इनकी बैठकें चल रही है, जिस तरह से समाचार आ रहे हैं, मित्तल साहब खुद अजमेर से हैं और जिस तरह से अजमेर में लात से चले हैं वो राजस्थान की जनता ने देखा। और केवल अजमेर एकमात्र ऐसा ज़िला नहीं है, अजमेर की बात कर लें, हम बांसवाड़ा की बात कर लें, और बहुत ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे इनकी महाभारत हो रही है, इनका महासंग्राम चल रहा है। और विजेंद्र जी, हमको एक बात समझनी पड़ेगी, पिछले कई दशकों से अगर हम कांग्रेस को देखें अच्छा, तो हर चुनाव के पहले हम ये चर्चा करते हैं। लड़ाई क्यों चल रही है? लड़ाई चल रही है, इनकी टिकटों के दावेदारों में लड़ाई चल रही है, लात घूसे चल रहे हैं। तो मतलब लग रहा है ना कि भाई जीत सकते हैं? नहीं, वो देखिए ये हमेशा होता है, ये हारते हैं तब भी लात घूसे चलते हैं और जीतते हैं तब भी लात घूसे चलते हैं। ये कांग्रेस की परिपाटी परंपरा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं विजेंद्र जी
कि हम कई दशकों से सुन रहे हैं, राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं कि हम चुनाव के 2 महीने पहले टिकट जारी कर देंगे। ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी बोला गया है। हम युवाओं को प्रतिनिधित्व देंगे, हम महिलाओं को आगे लेकर के आएंगे, हम पैराशूट उम्मीदवारों की, और हमने एक चर्चित बयान सुना था राहुल गांधी का राजस्थान की धरती पर। विजेंद्र जी, हमने राजस्थान की धरती पर अध्यक्ष जो आपके वरिष्ठतम बीजेपी नेताओं में आते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, अभी आपके मंत्री को लेकर बयान दिया है जो सेंटर में है, सुना क्या हो? नहीं, मैंने नहीं सुना है विजेंद्र जी, मैंने बयान नहीं सुना है। मैं तो बात कर रहा हूँ क्योंकि हम चर्चा मैं भी वो गुटबाजी और रंजिश की बात कर रहा हूँ, मैं उससे अलग नहीं कर रहा हूँ। हमने राहुल गांधी जी का वो स्टेटमेंट भी सुना है कि वो पैराशूट अगर उम्मीदवार आएगा तो मैं उसकी डोरी काट दूंगा, और ऐसे कई पैराशूट उम्मीदवार हमने देखे हैं। आप वेट कीजिए, सितंबर भी आने वाला है, सितंबर का फर्स्ट वीक आने वाला है। हम कांग्रेस की जो सूची है उसकी बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, सारा राजस्थान प्रतीक्षा कर रहा है। बीजेपी कर रहे हैं कि भाई एक बार कम से कम सूची आए तो हम भी रणनीति शुरू करें। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक रणनीति की बात है, जहां तक हमारा स्ट्रेटेजी की बात है, हमें कांग्रेस में क्या चल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कांग्रेस के मंत्रियों को भी सुन रहा था, बात कर रहे हैं सर, दूसरे बयान में तो ये होता है कि भाई सचिन की इनसे बन नहीं रही है, गहलोत जी की इनसे नहीं बन रही है, डोटासरा जी की हमें दूसरे विजेंद्र जी, भाजपा की रणनीति को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो राजस्थान की जनता को फर्क पड़ता है इनकी लड़ाई से, इनकी आपसी गुटबाजी से, उससे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। जिस तरह से राजस्थान, अभी आप घोषणाओं की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूं। अरे भाई क्या दे रहे हो आप बिजली के बिल के नाम पे? विजेंद्र जी, आपने ट्वीट किया है भी थोड़े दिन पहले, जब आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के बिल आपने दिखाए मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को बिल देखने चाहिए। चौधरी जी, आपको भी जवाब देना चाहिए। विजेंद्र जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये पूरे राजस्थान की पीड़ा है। जिस तरह से आप पैकेट बांट रहे हैं, जिस तरह से मिलावटी पैकेट बांटे जा रहे हैं, आपकी 100 यूनिट फ्री है नहीं है? देखिए विजेंद्र जी, मुझे बताइए आपका बिल जो है वो हुआ नहीं हुआ, ये बताइए ना। अरे विजेंद्र जी, 5,500 करोड़ रुपए इस सरकार ने फ्यूल चार्ज के अभी वसूल किए 5 महीने में, ये फैक्ट है। मैं ये पूछ रहा हूँ, 100 यूनिट आपकी फ्री है या नहीं हुई? शिकार है, पूरे राजस्थान की जनता शिकार है जी। 100 यूनिट आपकी फ्री है या नहीं है? विजेंद्र जी, बिल कम नहीं हो रहे हैं। अब ये कौन सा गड़बड़ झाला कर रही है मुझे पता नहीं है। आपने भी किया है ना ट्वीट आपने भी किया है। मैंने चेक भी कराया, उसके बाद के ट्वीट आपने देखे नहीं है। मैंने चेक भी कराया था, लेकिन मैं पूछ रहा हूं भाई, मैंने तो रजिस्टर ही नहीं कराया। विजेंद्र जी, वक्त नहीं निकाल पाया, क्या करूं? विजेंद्र जी, मैंने भी लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी की रणनीति कांग्रेस की रणनीति पर आधारित है या नहीं है? नहीं, देखिए, जहां तक राजस्थान की बात है, पॉलिटिकल सिचुएशन की, आप भी बहुत अच्छे समझते हैं। जो ये सिचुएशन चल रही है, मंत्रियों के बयान देख रहा था, इसके मंत्रिमंडल में मान के चलिए एक आध अपवाद को छोड़ के सारे मंत्री इनके चुनाव हार रहे हैं, ये फैक्ट है। ग्राउंड में जिस तरह का इनका विरोध है, ये घुस नहीं पा रहे हैं। अभी बता रहा हूं मैं आपको, जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह के इनके मंत्रियों ने तांडव किया है, वो आतंक पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है। और राजस्थान की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब आचार संहिता लगे, और जब 3 महीने में चुनाव होंगे तो इतनी ऐतिहासिक हार होने वाली है कांग्रेस। अच्छा, चेहरा तो बीजेपी का वही है जो आपके इस गमछे के साथ दिखाई दे रहा है, वही है या कुछ और है? नहीं, बिल्कुल वही है ना विजेंद्र जी। बार बार हम ये चर्चा कर रहे हैं, बार बार यही कहा जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो स्पष्ट है। अश्विनी मित्तल साहब, ये मैंने कंफर्म किया भाई, मैंने सोचा कि चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि पहले खबर ये थी कि अलग अलग दिशाओं से यात्राएं निकलेगी, अलग अलग नेता होंगे, फिर अचानक से पता चला कि नहीं, वो नेता केंद्रीय होंगे, फिर पता चला कि नहीं, हर केंद्रीय नेता के पीछे वही नेता होंगे जो अलग अलग दिशाओं में जाने वाले थे। तो क्या बीजेपी के अंदर अभी भी ये अंतर्द्वंद चल रहा है कि भाई सभी नेताओं को बस एक के पीछे रखना है, राजस्थान में यह संदेश ना चला जाए कि ये नेता आगे हैं या नेता यहां आगे हैं, इनका यहां कम रुतबा है, उनका वहां कम रुतबा है या ज्यादा रुतबा है, ये संदेश ना चला जाए? पार्टी जो है वो कोई विवाद दिखाना नहीं चाहती है, उनके अंदर कोई विवाद है तो उसको सामने नहीं लाना चाहती है। और जिस तरीके से पहले बात आई थी, क्या नाम से, वसुंधरा राजे जी जो बड़ेश्वर धाम है, सवाई माधोपुर वाली जो यात्रा है 2 सितंबर वाली, उसका नेतृत्व करेंगे, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उन्होंने मना किया होगा। उसके बाद वो सारा सिस्टम को हटा दिया गया, कहा कि नहीं, जो चारों यात्रा है वो समान रूप से क्या नाम से सारे नेता उसमें शामिल होंगे, इस तरह का क्या। तो मुझे लगता है कि सर भारतीय जनता पार्टी अपना जो विवाद है वो दिखाना नहीं चाहती। लेकिन जिस बयान का अभी अभी आप जिक्र कर रहे थे कैलाश मेघवाल जी का, जो उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उन पर एक बहुत ही सनसनीखेज बयान दिया है और उन्होंने कहा कि वो क्या नाम से भ्रष्ट है और मैं प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा। तो मुझे लगता है कि जो विवाद भारतीय जनता पार्टी दबाने की कोशिश करी है, शायद आज क्या नाम से कैलाश मेघवाल ने उस बात को सामने रखा है।
इसके साथ ही जो भारतीय जो मौजूदा सरकार है उसके लिए भी आज आपको ध्यान हो तो दिल्ली में एक बयान जारी हुआ है, एक भाजपा के नेता ने जारी किया है कि पिछले 25 दिनों में राजस्थान में 118 दुष्कर्म के मामले हुए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रतिदिन 4 या 5 दुष्कर्म के मामले के नाम से राजस्थान में हो रहे हैं। तो वो लिस्ट उन्होंने जारी करी है। तो दोनों ही पार्टियों के अंदर जो स्थिति हम देख रहे हैं कि ठीक है, आरसी चौधरी जी हमारे साथ है। आरसी जी, चुनाव भाई सारे मंथन एक तरफ, विनिंग वेलेबिलिटी एक तरफ, लेकिन सवाल जो एसपी मित्तल साहब उठा रहे हैं वो सवाल ये है कि जो महिला दुष्कर्म, महिला अपराध और बाकी जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब देने की स्थिति में क्या वाकई में है? विजेंद्र, मैं पहले तो कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को आपने उनकी रणनीति को लेकर पूछा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी विभाजन में जो बटी हुई है उसको छुपाने के लिए कांग्रेस पे आरोप और प्रत्यारोप करती है। 4.5 साल तक वो जनता की अदालत से नदारद रही। प्रदेश के अंदर जो विपक्ष की जिम्मेदारी दी थी उसको भी आरएलपी जैसे 3 विधायक वाली पार्टी ने छीन लिया। भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 और 4 पे चली गई। ये नतीजे बता रहे हैं उपचुनाव के, इसलिए जो मेन चुनाव होंगे तब पता चल जाएगा। आपने कहा दुष्कर्म की चर्चा की, दुष्कर्म की मैं चर्चा करना चाहूंगा कि दुष्कर्म इन्होंने 2 तरीके से, एनसीआरबी की डाटा के आधार पर चर्चा होती है। एनसीआरबी का डाटा यह कहता है कि पॉक्सो एक्ट में सबसे ज्यादा अगर दुष्कर्म के मामले हैं तो वो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। महिलाओं के अगर गायब होने में नंबर 1 पे है तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। देश के लिए महिलाओं में सबसे कोई असुरक्षित शहर है तो वो दिल्ली है, क्योंकि वहां पे केंद्रीय पुलिस के गृह मंत्री के नीचे वो आता है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में सबसे नंबर 1 पे है। तमाम डाटा है, आंकड़े हैं, लेकिन जो आज आंकड़ा जारी हुआ कि भाई 25 दिन में 118 दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले जो दर्ज हुए, क्या ये सच है या नहीं है? मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान की पुलिस ने और राजस्थान की सरकार ने प्रतिबद्धता जाहिर की कि अनिवार्य पंजीकरण हम लागू किया, और लागू करने के बाद में हम ये चाहते हैं कि दुष्कर्मी जेल की सलाखों के पीछे और हमारी बहन बेटियों की तरफ जो गलत नजर उठा के देखना चाहता है उसे ये सजा मिले। ये साहस हमने किया, अनिवार्य पंजीकरण किया, सबसे ज्यादा हमने सजाएं दिलाई, सबसे तीव्रित जो जांच है वो की, अनुसंधान का जो समय है घट के ऐतिहासिक तौर पे 1/6 रह गया। और एफआर कितनों में लगी सर? एफआर का परसेंटेज क्या है दुष्कर्म के मामलों में? क्या चीज कहना चाहेंगे? एफआर का परसेंटेज क्या है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आप एफआर की अगर चर्चा करना चाहेंगे कि एफआर 31% यहाँ पे एफआर जो हुई, तो अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि दूसरे जो राज्य हैं उनके अंदर इस्तगासे के माध्यम से कितने मुकदमे दर्ज होते हैं और राजस्थान में कितने होते थे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, और आज कितने रह गए? 31 से घट के 13% रह गए, 11% रह गए। मेरा मूल सवाल सर ये है कि क्या इस महामंथन में इन मुद्दों को लेकर भी मंथन हो रहा है कि भाई ये तीर आएंगे हमारी तरफ, देखिए इनका सामना कैसे करना है? निश्चित रूप से जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उस कमेटी के अंदर जो मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर राजस्थान के जो हमारे क्या मुद्दे होंगे, क्या हमारी जो उपलब्धियां हैं वो लेके जानी है, केंद्र सरकार की जो विफलता है, निश्चित रूप से पॉलिटिकल जो अफेयर कमेटी की मीटिंग होती है उसमें पॉलिटिकल मुद्दों पर चर्चा होती है, और ये पॉलिटिकल मुद्दों का एक हिस्सा है। गवर्नमेंट में हम है तो हमारी जवाबदेही है, इसको लेके जाएंगे। लेकिन हमें आप जैसे पूर्ण पत्रकारों पे भी विश्वास है कि जो तथ्य और आंकड़े हैं वो प्रदेश की जनता के सामने आप लगातार रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के झूठ और जुमले बेनकाब हो रहे हैं। ठीक है एसपी मित्तल साहब, मेरे पास वक्त की कमी, मैं चाहूंगा संक्षिप्त में आप जवाब दें। आपको कितने ऐसे मंत्री दिखाई दे रहे हैं जिनको हो सकता है कि कहा जाए कि रुकिए रुकिए, लोकसभा में एक बार ट्राई करेंगे, और कितने ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो लोकसभा में ट्राई किए जा चुके हैं और उनको कहेंगे चलिए आइए विधानसभा में आपको एक बार फिर देखते हैं? नहीं, देखिए मेरा ये मानना है विजेंद्र, इसमें देखो स्पष्ट रूप से तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो स्क्रीनिंग, लेकिन आपकी मुस्कुराहट तो कुछ और कह रही है सर। बहुत सारे मुद्दों पे विचार करेगी, और जब क्या नाम से ये कहा जा रहा है कि हम जिताऊ को उम्मीदवार बनाएंगे, तो मेरा एक इसमें और ये कहना है कि कई बार हम देखते हैं कि जातिगत आधार बहुत मायने रखता है। चुनाव उम्मीदवार के चयन में जातिगत उम्मीदवार है, जातिगत जो समीकरण है बहुत मायने रखते हैं, इसलिए मुझे लगता है इस चुनाव में भी मायने रखेगा सर। मैं एक बयान का जिक्र कर रहा हूं जिस पर 5 बजे मैंने बहस की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा प्रदेश बगीचा है और मैं माली हूं। अब उन्होंने जो कहा कि मैं माली हूं उसके कई मायने हैं। उन्होंने एक तरफ ये कहा कि भाई मैं अकेला ही हूं फिर भी मुख्यमंत्री हूं, और दूसरी तरफ कहा कि आप इस बार जातीय और धर्म आधार पर मत बढ़ जाइएगा, चेहरा मैं हूं, मुझे देखकर वोट कीजिएगा। मित्तल साहब, चलिए मुझे लग रहा है जी विजेंद्र, ये बात मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके हैं
कि क्या नाम से मैं राजस्थान में सिर्फ एक माली क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का एक विधायक है और वो अकेला मैं हूँ, ये मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है। लेकिन इसके साथ ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के अंदर यदि हम देखते हैं तो रणनीतिकार यदि कोई है तो वो अशोक गहलोत साहब है और वो हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी, मैं सोच रहा हूँ एक सवाल सबसे लेकर रैपिड फायर करूं। आशीष चतुर्वेदी जी, बीजेपी की पहले लिस्ट आ सकती है, इसकी संभावना है? देखिए विजेंद्र जी, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में लिस्ट आ चुकी है, तो निश्चित रूप से संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आएगी और जरूर आएगी, जल्दी आएगी। एसपी मित्तल साहब, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि बड़े नेताओं की, मैं कह रहा हूं बड़े नेताओं की प्रेशर पॉलिटिक्स टिकट बंटवारे में नहीं चलेगी, निष्पक्षता चलेगी, इसकी संभावना है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जो पिछले अनुभव रहे उसके अंदर बड़े नेताओं का प्रेशर प्रैक्टिस होता ही है। हम देखते हैं कि पहले कई बार लोगों ने कहा कि ये सरकार मिल जाएगी, हमको ऐसा नहीं हुआ। तो ठीक है आरसी जी, आप भी हाँ नाम में बताई दीजिए सर, सारे जिताऊ कैंडिडेट ही निश्चित रूप से कांग्रेस आगे आएंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जो तय किया है, लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज होती है, जनता का सर्वे हो और कार्यकर्ताओं की आवाज हो तो निश्चित रूप से जीत है वो सुनिश्चित होती है। और भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यों का जिक्र करती है, राजस्थान में उम्मीद नहीं, इसलिए उम्मीदवार नहीं, इसलिए एक कब लिस्ट जारी होगी, क्या होगा, किस तरफ जो घोड़े दौड़ेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एसपी मित्तल साहब, आपका भी शुक्रिया। आशीष जी, आपका भी शुक्रिया। महामंथन होते रहना चाहिए कि जब महामंथन होता है तो कमियां भी निकलकर सामने आती है और उन कमियों को कैसे पूरा किया जाए, सही किया जाए, ये भी सामने आता है। और ये सभी पार्टियों के साथ हमारे निजी जीवन में, हमारे खुद के अंदर भी होना चाहिए। नमस्कार।